हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फोर्थ ईवीएस का लेसन नंबर 20 आई विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव कंप्लीट समझने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बच्चों, एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है। आप फटाफट उसे डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जल्दी ही हम उस पर लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आप चाहे तो मुझे ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, उस पर आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और साथ में मेरे और भी अदर यूट्यूब चैनल है जिनके नाम नीचे स्ट्रिप में चल रहे हैं, आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 20 आई विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव। सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना जरूरी है कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, हम सोशल लाइफ जीते हैं, हम समाज में रहते हैं, है ना। और समाज में हम अकेले ही नहीं रहते, हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं। तो इन सब चीजों में, समाज में या हम अपने घर में, हम अपने घर में भी रहते तो अकेले नहीं रहते, हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं। तो हमारी फैमिली के साथ रहते हैं या फिर हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हम सोशल लाइफ में रहते हैं। इस समय हम कुछ भी काम करते हैं तो हम हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उस हर काम के लिए हमें सेंसिटिव होना जरूरी है। तो आप जो भी अपने घर में काम करते हो या अपनी सोसाइटी में काम करते हो, आप हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जवाबदारी लेना आपकी जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की गलती ना हो और आपकी वजह से किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो या किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इस चीज के लिए आपको सेंसिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आज का जो हमारा लेसन है, इसका नाम है आई विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव। मतलब मैं जब भी अपनी सोशल लाइफ को जीऊंगा, तो हमारी सोशल लाइफ को जीते समय या फिर जो हमारी पारिवारिक लाइफ होंगी, ठीक है, जिसमें मैं जब भी लोगों के साथ रहूंगा तो मैं हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहूंगा और सेंसिटिव भी रहूंगा, उन सब की चीजों को, सभी की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। तो समझ में आ गया होगा आपको इस लेसन का जो हेडिंग है, इसका मतलब। ओके, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, आपको और भी बहुत सारी बातें समझ में आएगी। सो यहां पर देखिए कुछ पिक्चर है। फर्स्ट क्या है? हैप्पी बर्थडे। ओके, यहां पर देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है और क्या कहा जा रहा है, देखिए इट वाज दीपिकाज बर्थडे। आज जो है वो दीपिका का बर्थडे है। शी हैड इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स टू हर हाउस, और उसने अपने सभी फ्रेंड्स को अपने घर में बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया, जैसे आप सभी करते हैं, हम सभी करते हैं, ऑलमोस्ट मैं भी करता हूं। ओके, सो व्हेन हर फ्रेंड्स कम, जब उसके फ्रेंड उसके घर में आए, शी पुट ऑन म्यूजिक एट अ लाउड वॉल्यूम एंड ऑल ऑफ देम बिगिन टू डांस एंड हैव फन। तो जैसे ही उसके फ्रेंड्स आए, उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद उन्होंने म्यूजिक ऑन किया और म्यूजिक ऑन करके उन्होंने नाच गाना, घर में डांस वांस करना शुरू कर दिया, पार्टी करना शुरू कर दिया और सब मजे से पार्टी कर रहे थे। अब क्या होता है सेकंड पिक्चर में, देखो, हर नेबरर वॉज एन एल्डरली पर्सन। अब उसके पड़ोस में एक व्यक्ति है जो बहुत बूढ़े हैं। एल्डरली मतलब बड़े या बूढ़े, एल्डरली मतलब क्या होता है? बूढ़े। ये बूढ़े व्यक्ति है इनके घर के पास में। ही सफर्ड फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, और उन्हें एक प्रॉब्लम है, उन्हें एक बीमारी है, वो हाई ब्लड प्रेशर, इस नाम की बीमारी से वो ग्रस्त है और वो सफर कर रहे हैं उस बीमारी से। ओके, सो ही कुड नॉट टॉलरेट वेरी लाउड म्यूजिक, और वो लाउड म्यूजिक को, हाई म्यूजिक को टॉलरेट नहीं कर सकते। टॉलरेट करना मतलब सहन करना। ओके, वो टॉलरेट नहीं कर सकते। ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होने के कारण वो लाउड म्यूजिक को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब उस लाउड म्यूजिक से उन्हें क्या हो रही है? तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट थर्ड पिक्चर में क्या होता है, देखिए, ये जो दादाजी है, जिनके घर के बाजू में रहते हैं, नेबरर हैं, वो इनके घर में आए हैं और वो क्या कहते हैं? ही आस्क्ड दीपिका टू टर्न डाउन द वॉल्यूम। उसने कहा कि बेटा प्लीज थोड़ा सा आवाज कम कर दो। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप अपना म्यूजिक बंद कर दो, मुझे तकलीफ हो रही है ना। देखो, समाज में वो भी रह रहे हैं, एल्डर पर्सन है, वो भी रह रहे हैं, तो उन्हें भी समझता है कि बच्ची का बर्थडे है तो शी मस्ट हैव टू एंजॉय, उसे एंजॉय करना जरूरी है। पर अगर वो एंजॉय कर रही है तो इसलिए उन्होंने कहा, क्या कहा कि आपके एंजॉय करने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपके ज्यादा म्यूजिक से मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप एंजॉय कीजिए पर वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। दीपिका रियलाइज दैट ही वॉज सफरिंग बिकॉज ऑफ द लाउड म्यूजिक। दीपिका को समझ में आ गया कि लाउड म्यूजिक से ये बूढ़े व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, इस बात को वो समझ गई। एंड शी टर्न डाउन द वॉल्यूम एट वंस, और उसने क्या कर दिया? अपने म्यूजिक का आवाज
कम कर दिया। अब इसमें क्या हुआ देखिए, दीपिका का बर्थडे है, पर दीपिका ने अंकल जो दादाजी थे इनके घर के पास में, इनकी बातों का उसने अपोज नहीं किया। उन्होंने मतलब यहां पर क्या हुआ कि दीपिका का भी काम चल गया, इनको भी परेशानी नहीं हुई और इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। मतलब सारा काम बहुत अच्छे से चल गया। ऐसा कब होता है? जब हम अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव होते हैं, और इसी चीज को तो इस लेसन में हमें समझना है। सो नाउ देखो, यहां पर देखिए एक पिक्चर है, एंड ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। इसने अपनी मिस्टेक को जाना। आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है। राहुल्स ग्रैंड मदर यूज टू वेट फॉर हिम टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल एवरी डे। राहुल की ग्रैंड मदर जो है, जो दादी माँ है, वो हर दिन राहुल का इंतजार करती है कि वो मेरा बेटा, मेरा पोता कब कब घर आता है। When he returned, जब वो घर वापस आया, ओके, या वापस, he would give him something to eat. She would give him something to eat. तो दादी कहती हैं कि जब वो वापस आएगा या फिर जब भी वापस आता है तो वो क्या करती है, उसको कुछ खाने के लिए दे देती है। She asked him about what had happened in school that day. और वो उनसे पूछी कि उस दिन स्कूल में क्या हुआ था। As for राहुल क्या कहता है, he couldn't wait for finish eating and watch cartoon on TV. Grandmother felt very bad that Rahul didn't talk to her properly. अब यहां पर क्या हुआ कि राहुल ने अपना खाना फटाफट फिनिश कर दिया और उसने दादी माँ से बात भी नहीं की। दादी माँ उसका इंतजार कर रही थी कि मेरा पोता कब मुझसे बात करेगा। उसने अपने दादी माँ से बात भी नहीं किया और बिना बात किए और ढंग से भी बात नहीं किया और सीधा उसने टीवी शुरू कर दिया। उसे फटाफट खाना खाना है और टीवी देखना है। When Rahul's parent noticed this, they also felt bad about it. जब राहुल के पेरेंट्स ने यह देखा कि राहुल ने अपनी दादी माँ से अच्छे से बात नहीं किया, उन्होंने जो पूछा उसका सही जवाब नहीं दिया, तो इससे दादी माँ को भी बुरा लगा और पेरेंट्स को भी बहुत बुरा लगा। One day, Rahul's father explained to him. एक दिन राहुल के पापा ने उसे एक्सप्लेन किया हाउ हिज बिहेवियर हर्ट हिज ग्रैंड मदर, कि इसका जो इस तरह का बिहेवियर है ये इसकी ग्रैंड मदर को कैसे हर्ट करता है, कैसे दुख देता है। आइए जानते हैं। राहुल रियलाइज हिज मिस्टेक। जब पापा ने राहुल को समझाया तो राहुल अपनी मिस्टेक को समझ गया। एंड फ्रॉम देम ऑनवर्ड ही बिगिन टू टॉक टू हिज ग्रैंड मदर लविंगली। और उस दिन से वो अपने ग्रैंड मदर से प्यार से बातें करने लगा, उसे अपनी गलती समझ में आई। तो यहां पर देखिए, हमारे घर में जो हमारे बूढ़े या हमसे बड़े व्यक्ति जो होते हैं, वो हम हर समय हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं और हर बार वो हर बार इंतजार करते रहते हैं और हमारे बारे में कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचेंगे, कभी वो बुरा नहीं सोचेंगे। तो ऐसे में हमें हमेशा हमारे घर में जो एल्डर्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए, उनसे प्यार से पेश आना चाहिए, उन्होंने जो पूछा उस बात का अच्छे से रिप्लाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए इंतजार करते रहते हैं, चाहे वो अपनी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपके दादा हो, दादी हो। इसके अलावा और भी अगर बड़े व्यक्ति आपके घर में हैं तो वो हमेशा आपसे प्यार करते हैं और आपसे अच्छा ही आपके बारे में सोचते हैं। तो आपको उनके साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करना चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने हर काम के लिए और इस काम के लिए आपको सेंसिटिव भी होना जरूरी है। सो डिस्कस अबाउट द अबव इंसिडेंट इन क्लास। इस जो इंसिडेंट के बारे में आप अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। व्हाई वाज राहुल्स एंड दीपिका's बिहेवियर रॉन्ग? व्हाई वाज राहुल्स एंड दीपिका's बिहेवियर रॉन्ग? तो चलिए देखते हैं। देखो, राहुल और दीपिका का बिहेवियर रॉन्ग कैसे था। दीपिका को पता था कि उसके घर के पड़ोस में बूढ़े दादाजी है ना, और फिर भी उसने लाउडली म्यूजिक बजाया। पर दादाजी ने जब उसे कहा तो उन्होंने उसकी बात सुन ली, है ना, और दीपिका ने वॉल्यूम डाउन कर दिया। तो यहां पे उसने अपनी मिस्टेक करेक्ट की, है ना। उन्होंने बिना सोचे समझे म्यूजिक को लाउड कर दिया, ये उनकी गलती थी, पर उनकी बात सुनकर उन्होंने म्यूजिक डाउन कर दिया। इस तरह से उन्हें अपनी मिस्टेक सुधार ली। राहुल का बिहेवियर बिल्कुल रॉन्ग था। उसके बाद जब पापा ने उसे समझाया
तो वो समझ गया और उसने दादी से प्रॉमिस किया कि इसके बाद वो इस तरह की गलती नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से इन्होंने अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लिया। आर देयर ओल्ड पीपल लिविंग इन योर होम और नेबरहुड? क्या आपके घर में और आपके पड़ोस में क्या कोई बूढ़े व्यक्ति रहते हैं? अगर रहते हैं तो आप उनका मान सम्मान कीजिए और आप उनसे प्यार से पेश आइए। What help can you offer to them? What help can you offer to them? आप उनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं? आप बहुत तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं। We all either live with or are related to old people. या तो हम बूढ़े व्यक्तियों के साथ रहते हैं, इधर लाइव, या तो हम बूढ़े व्यक्ति के साथ रहते हैं या फिर हम उनसे रिलेट करते हैं। अगर बूढ़े व्यक्ति हमारे घर में है तो हम उनके साथ रह रहे हैं, अगर बूढ़े व्यक्ति हमारे पड़ोस में है तो हम उनसे रिलेट कर रहे हैं, है ना। सो दे लव अस एज अ पैम्पर अस एंड पैम्पर अस। वो हमें प्यार करते हैं और हमारी देखभाल भी करते हैं। पैम्पर करते हैं मतलब हमारा पालन पोषण करते हैं या हमारी देखभाल करते हैं। हाउएवर they cannot turn about and play like us. वो they cannot run about and play like us. वो ना तो हमारे जैसे दौड़ सकते हैं और ना ही हमारे जैसे वो खेल सकते हैं। वो एक जगह बैठे रहते हैं, आराम करते रहते हैं। बस आपसे वो आपको प्यार कर सकते हैं, आपसे प्यार भरी बातें कर सकते हैं, पर आपके साथ वो आपके जैसे खेल नहीं सकते। So they often need small task done for them like fetching medicine or other products from the market, removing things from a lot of threading needles, है ना। अब क्या होता है कि इनके जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, इस टास्क में हम इनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि इनकी दवाइयाँ खत्म हो गई तो उनके लिए हम मार्केट से या मेडिकल शॉप से उनके लिए दवाई ला कर दे सकते हैं। छोटे छोटे उनके प्रोडक्ट जो भी काम की चीजें वो ला कर दे सकते हैं। अगर सुई से धागा निकल गया सिलते सिलते तो उनकी आंखें कमजोर हो जाती है, वो वापस उस थ्रेड को सुई के जो छेद होते हैं उसमें वो डाल नहीं सकते, तो आप वो काम करने में उनकी मदद कर सकते हैं। इफ वी कैरी आउट दीज टास्क फॉर देम, अगर हम ऐसे काम उनके लिए करेंगे, इट इज ऑफ ग्रेट हेल्प टू देम, और ऐसे काम से उनकी मदद होगी। आपके जो घर में बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी हेल्प होगी, मतलब इस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं। इफ द टीवी और म्यूजिक इज प्लेड लाउडली, अगर टीवी या म्यूजिक आप जोर से लाउडली सुन रहे हैं, इट कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर देम, ये उनके लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, सिर दर्द शुरू हो जाता है, उन्हें नींद नहीं आती। तो एट सच टाइम वी मस्ट लोअर द वॉल्यूम, और ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को लोअर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट आर ऑफन एट होम ऑल डे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो दिन भर घर में ही रहते हैं। देयर ओनली पास टाइम इज टॉक टू देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, उनका जो टाइम होता है वो किस तरह से बीतता है। पास टाइम मतलब टाइम बीतना, उनका जो टाइम है, उनका जो टाइम पास कह सकते हैं या टाइम का बीतना, समय का बीतना, वो अपने छोटे पोतों के साथ या बच्चों के साथ बात करके ही निकलता है ना। दिन भर वो घर में रहते हैं और घर में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके साथ बातें करके ही वो अपना समय बिता सकते हैं। तो ऐसे समय अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो फिर वो उनको बहुत बुरा फील होता है। दे आर क्यूरियस अबाउट व्हाट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन डू एट स्कूल ऑल डे, वो ये जानने के लिए बड़े क्यूरियस होते हैं कि आज मेरे पोते ने या मेरी पोती ने आज दिन भर स्कूल में क्या किया होगा, उसको टीचर ने क्या पढ़ाया होगा, क्या उसने ढंग से पढ़ा है, उसने अच्छे से खेला है, उसने क्या टिफिन बराबर फिनिश किया है, ये चीजें जानने की उनमें बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं। सो दे हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर अस, और इसलिए उनका अफेक्शन, अट्रैक्शन और लव हमारे लिए बहुत सारा होता है। वो हमेशा दे हैव अ ग्रेट अफेक्शन, मतलब अफेक्शन मतलब हम यहां पर कह सकेंगे कि प्यार, उनका बहुत प्यार होता है हमारे लिए। दे फील हैप्पी when we speak to them lovingly, और जब हम हमारे घर में बूढ़े व्यक्ति या पड़ोस में बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जब हम उनसे प्यार से बात करते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप दैट आप अपने घर में या पड़ोस में जो भी बूढ़े व्यक्ति होंगे आप उनसे बहुत प्यार से बात करेंगे। इफ समवन एट होम और इन नेबरहुड इट्स सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस, व्हाट शुड यू डू, अगर आपके घर में या आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति अगर बीमारी से सफरिंग कर रहा है, किसी बीमारी से परेशान है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे।
ओके अब यहां पर क्या करना है, पुट राइट इन फ्रंट ऑफ स्टेटमेंट यू अग्री विथ अ रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ दोज यू डिसअग्री विथ। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट में आप अग्री हो तो राइट करो, डिसअग्री हो तो रॉन्ग करो। मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसी के लिए पूछा जा रहा है, अगर आपके घर में या पड़ोस में कोई बूढ़े व्यक्ति है तो उनके बारे में आप अच्छा क्या सोचोगे और बुरा क्या नहीं सोचोगे। सो वी शुड विजिट द पेशेंट फ्रिक्वेंटली एट एनी ऑड आवर। हमें हमेशा अपने घर में जो भी रोगी है, पेशेंट है, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनके पास जाना चाहिए, है ना। जैसे आपके घर में आपके कोई बूढ़े व्यक्ति है, आपके पड़ोस में है, तो आप उनकी देखभाल करने के लिए या उनका हालचाल पूछने के लिए आप उनसे मिल सकते हैं। द पेशेंट शुड बी गिवन मेडिसिन एट अ प्रॉपर टाइम, है ना। पेशेंट को जो मेडिसिन है वो सही टाइम पर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। द पेशेंट शुड बी ऑफर फ्राइड फूड, जो पेशेंट है उसको तला भुना खाने के लिए तली हुई चीजें देनी चाहिए, तो ये गलत बात है, क्योंकि पेशेंट को हमेशा हमें हल्का फुल्का खाना देना होता है। द पेशेंट शुड नॉट गिव अनवांटेड एडवाइस, जो पेशेंट को एडवाइस, ऐसी एडवाइस जो पेशेंट के काम की नहीं है, ऐसी एडवाइस उन्हें नहीं देनी चाहिए, तो भाई ये सही बात है। द पेशेंट शुड नॉट गिव अनवांटेड एडवाइस। द पेशेंट मस्ट गिवन मील एट अ राइट टाइम, बिल्कुल सही बात है, पेशेंट को सही समय पर खाना देना चाहिए। वन कैन वॉच टीवी एट अ लाउड वॉल्यूम इन अ पेशेंट रूम, पेशेंट के रूम में हमें जोर से ऊंची आवाज में टीवी देखनी चाहिए, तो यह गलत बात है। द पेशेंट मस्ट बी बाथेड ओनली एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, है ना। तो पेशेंट ने हमेशा डॉक्टर के ऑर्डर पर ही अपने काम करनी चाहिए या नहाना चाहिए, तो यह सही बात है। व्हेन द पेशेंट इज बेटर मेडिसिन शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, जब पेशेंट को अच्छा लगने लग जाए तो बिना डॉक्टर को पूछे उसकी दवाई बंद कर देनी चाहिए, तो यह गलत बात है ना। बिना डॉक्टर की सलाह से आपको किसी भी दवाई को बंद नहीं करना है। वी ऑल विश फॉर पेशेंट टू गेट वेल सून, हम हमेशा विश करते हैं पेशेंट के लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, चाहे वो हमारे घर में बूढ़ा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, हम हमेशा उनके बारे में सोचते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फॉर दिस वी शुड फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस एंड टेक केयर अकॉर्डिंगली, और इसलिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर ने जो हमें एडवाइस दी है हम उसी एडवाइस को, उसी सलाह को फॉलो करते हैं और उनके हिसाब से उनकी केयर भी करते हैं, जैसा डॉक्टर ने बताया वैसे ही हम पेशेंट की केयर करते हैं। आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड फॉर इंजर्ड द पेशेंट मस्ट बी टेकन स्ट्रेट टू अ हॉस्पिटल और अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को इंजरी हो गई है ना, कुछ घाव हो गया, लग गया, या हाथ पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, खेलते खेलते कुछ लग गया, तो ऐसे समय में हमें सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, फर्स्ट एड देना है। और फर्स्ट एड देने के बाद हमें खुद डॉक्टर नहीं बनना है, फर्स्ट एड के तौर पर हम जो कुछ कर सके हम कर सकते हैं, और सीधा फर्स्ट एड देने के बाद उसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाना है, या फिर हॉस्पिटल अगर आपके गांव में नहीं है तो पीएचसी में लेकर जाना है, जिसे कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पीएचसी आप सभी के गांव में होता ही है, वहां पर भी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। डू नॉट डिपेंड ऑन talismans, amulets and 1 minute. Yes. Do not depend on talisman, amulets and incantation. तो talisman मतलब होता है ताबीज, ताबीज जो होता है जो गले में पहनते हैं, और एम्यूलेट्स एंड इनकैनेटेशन मतलब होता है मंत्र, ठीक है, मतलब ताबीज और मंत्र। तो हमें ताबीज और मंत्र पर विश्वास नहीं रखना है, मतलब हमें अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं रखना है, समझ में आ रहा है। हमें हमेशा साइंस पर विश्वास रखना है, डॉक्टर पर विश्वास रखना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। किसी ने अगर कहा कि ये ताबीज पहन लो या ये पहन लो, इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा, आप सुधर जाओगे या बुखार निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, हमें इन अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं करना है। कंसल्ट अ डॉक्टर ऑन टाइम, और सीधा हमें जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल विथ स्पेशल नीड, देखो हमें क्या करना है, ऐसे लोग जिन्हें स्पेशल नीड है उन्हें हमें उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है।
देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स पीपल विथ स्पेशल नीड, जिन्हें स्पेशल नीड की जरूरत होती है उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना है। अब स्पेशल नीड मतलब कैसे? ऐसे लोग या तो बीमार हैं, ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या चल नहीं सकते, या देख नहीं सकते, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना जरूरी है। ऐसे लोगों को स्पेशल नीड वाले लोग कहते हैं। सम पीपल हैव फिजिकल हैंडीकैप बिकम्स ऑफ इलनेस और एक्सीडेंट, और दे मे हैव बोर्न विथ देम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइश ही हैंडीकैप होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होकर हैंडीकैप हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट होकर हैंडीकैप हो जाते हैं। दे में सफर मेरी इनकन्वीनियंस एंड मच डिसकंफर्ट एट पब्लिक प्लेसेस। ऐसे लोग पब्लिक प्लेसेस में, इन लोगों को बहुत सारे इनकन्वीनियंस होते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है और वो कंफर्ट नहीं होते, डिसकंफर्ट फील करते हैं। इस समय में हमें उनके साथ उनकी मदद करके उन्हें कंफर्टेबल फील कराना जरूरी है। दैट इज वाई दे आर नीड स्पेशल सर्विस एंड असिस्टेंस, और इसलिए उन्हें स्पेशल सर्विस और असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है ना, ताकि ऐसे लोग अगर आपके घर में हैं तो हमेशा आप उनके साथ, वो जहां पर भी जाते हैं आप उनके साथ जाइए, उन्हें अकेला मत छोड़िए, उनकी मदद करते रहिए। वी हैव बीन सक्सेसफुल और इरेडिकेटिंग पोलियो इन अवर कंट्री। हमने अपने देश से पोलियो के मरीज को सक्सेसफुली, मतलब सक्सेसफुली हमने पोलियो पर अपना एक राज कर लिया है, मतलब अब पोलियो हम पर हावी नहीं होता। पहले के जमाने में पोलियो बच्चों को हो जाता था और पोलियो की वजह से बच्चे अपंग या लूले लंगड़े हो जाते थे, ठीक है। ऐसे समय में गवर्नमेंट ने क्या किया है, पोलियो के डोज निकाले हैं और हर छोटे बच्चों को हर 6-6 महीने में पोलियो के डोज दिए जाते हैं ताकि कोई भी बच्चा पोलियो से ग्रसित ना हो, और इसलिए हमने पोलियो पर आज विजय पा ली है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं WHO, है ना, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रेज्ड इंडिया फॉर दिस अचीवमेंट, और इस अचीवमेंट के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की प्रशंसा भी की है कि भारत ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भारत ने पोलियो को अपने देश से बाहर निकाल दिया है, पोलियो मुक्त कंट्री हमारे देश को बना लिया है। सिंस द कैंपेन अगेंस्ट पोलियो was carried out with dedication over many years, the disease was eradicated। और कई सालों से, जब से पोलियो के अगेंस्ट में ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं पोलियो को दूर करने के लिए, बच्चों को जो पोलियो पिलाया जा रहा है, तब से पोलियो हमारे देश से इरेडिकेटेड हो गया है, दूर हो गया है, कम हो गया है, चला गया है। अब हमारे देश में पोलियो के मरीज लगभग नहीं रहे हैं। What is the phrase? दो बूंद जिंदगी के। देखो, what is the phrase, ये एक फ्रेज का मतलब है दो बूंद जिंदगी के, रिलेटेड टू। ये जो दो बूंद जिंदगी के, ये जो फ्रेज है, ये रिलेट करता है पोलियो से। पोलियो के ड्रॉप में 2 बूंद बच्चों को पिलाया जाता है। पोलियो का जब डोज दिया जाता है बच्चों को तो सिर्फ 2 बूंद पिलाया जाता है, और ये 2 बूंद से बच्चे पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बच जाते हैं। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है, इस फ्रेज को बोला गया है 2 बूंद जिंदगी की, और ये 2 बूंद जिंदगी की पोलियो को रिलेट करता है। A robot taking care of patient, यहां पर देखो, nowadays in many hospital abroad robots are used for the service and aid of patient। will it be fun to have robots work for you, or will it be boring with no other human being present? देखो यहां पर क्या हो रहा है, अभी कई बार क्या हो रहा है कि जो अब्रॉड्स है, बड़े बड़े जो देश हैं, उन देशों में या हमारे देशों में भी रोबोट्स अब हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। रोबोट्स पेशेंट के ये रोबोट जो है वो पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं। आपने शायद ही नहीं सुना होगा, और अगर सुना है तो मुझे बताइए आपको क्या लगता है, रोबोट होने से आपको एक्साइटमेंट फील होगा या ह्यूमन नहीं होने से आप डर जाओगे? आजकल रोबोटिक मशीन आ चुकी है जो पेशेंट को ट्रीट करती है, पर इस पेशेंट को ट्रीट करते समय डॉक्टर भी मौजूद होते हैं। सो डोंट वरी, रोबोटिक जो मशीन होती है, ये मशीन आपका जो ऑपरेट करती है, ये ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा
फ्रिक्वेंटली और बहुत फाइन वर्क करती है. सो डिवाइड ऑल द स्टूडेंट इन अ क्लास इनटू टू ग्रुप. Blindfold the student in a group A but not these in a group B. Pair of each student from group A with student from group B. Each pair will go from the classroom to the main gate of the school. One reach the gate, remove the blindfold, and now blindfold the student from group B. Return to the classroom in the same pair. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सी एक्टिविटी है. एक्टिविटी में क्या है देखिए, यहाँ पर दो ग्रुप बनाएंगे आपके. जब टीचर्स ये एक्टिविटी आपको स्कूल में कराएंगे तो यहाँ पर दो ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी. ठीक है, ग्रुप ए में कुछ लड़के लड़कियां होंगे, ग्रुप बी में कुछ लड़के लड़कियां होंगे. तो अभी हम क्या करते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात करते हैं. ग्रुप ए के बच्चों को आंख में पट्टी बांध देंगे और ग्रुप बी के एक बच्चे को कहेंगे, मतलब पेयर में एक बच्चे की आंखों में पट्टी बांधी होंगी, एक बच्चे की आंखों में पट्टी नहीं बांधी होगी, इसकी आंखें बंद होंगी. ठीक है, इसकी आंखों में पट्टी नहीं होगी. अब ये क्या करेगा, आपको पेयर में अपने क्लास से स्कूल के गेट तक वापस स्कूल के गेट तक चलते हुए जाना है. ठीक है, अब ऐसे करते अब ये हो जाएगा. अब एक बार आप स्कूल के गेट तक जाओगे, गेट में पहुंचने के बाद वापस क्या कर दिया जाएगा, जिसके आंखों में पट्टी नहीं बंधी है उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाएगी और जिसकी आंखों में पट्टी बंधी थी उसकी आंखों की पट्टी छोड़ दी जाएगी. और फिर आप क्या करोगे, वापस अपनी क्लास तक जाओगे. ये एक्टिविटी समझ में आ गई है ना. दो बच्चे जाएंगे स्कूल से गेट, क्लासरूम से गेट तक जाएंगे, एक की आंख में पट्टी होगी, एक की आंख में पट्टी नहीं होगी. फिर वापसी में क्या होगा, जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है उसकी आंखों की पट्टी निकालकर दूसरे बच्चों की आंखों में पट्टी बांध दी जाएगी और वापस क्लासरूम तक आना है. अब इस एक्टिविटी में देखिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. व्हाट डिफिकल्टीज डिड यू फेस व्हाइल वॉकिंग ब्लाइंडफोल्ड. जब आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जब आपको कुछ दिख नहीं रहा था, तो चलते समय आपको कौन कौन सी मुसीबतें हुई, ये आपको इस एक्टिविटी में पता चलेगा. कि जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली नहीं चल पाएंगे, चलते समय कहीं ठोकर ना लग जाए, आप गिर ना जाए, ये डर हमेशा आपके मन में बना रहेगा, है ना. कुड यू वॉक एट योर नॉर्मल स्पीड वाइल ब्लाइंडफोल्ड. जब आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आपकी आंखों में पट्टी बंधी थी, तब क्या आप नॉर्मल स्पीड से चल पा रहे थे जैसे आप चलते हैं. व्हेन नॉट ब्लाइंडफोल्ड डिड यू वेट फॉर योर ब्लाइंडफोल्ड क्लासमेट और लीव देम बिहाइंड. जब आपके आंखों में पट्टी नहीं बंधी थी और आपके फ्रेंड की आंखों में पट्टी बंधी थी, क्या आप उसको साथ में लेकर चल रहे थे, क्या आप उसकी चलने में मदद कर रहे थे, क्या आपने उन्हें पीछे तो नहीं छोड़ दिया, क्या अगर वो आपसे पीछे छूट गए तो आपने उनका वेट किया, क्या आपने उनकी मदद की चलने के लिए. दूसरा, इफ योर पेरेंट्स लीव यू बिहाइंड हाउ वुड यू फील. सॉरी, पेरेंट्स नहीं, पार्टनर. अगर आपका पार्टनर आपको पीछे छोड़ देता है और आगे चले जाता है, आपके आंखों में मान लो पट्टी बंधी हुई है और आपका पेरेंट्स आपको छोड़ के पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है, उस समय आपको कैसा महसूस होगा. अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपको कैसा महसूस हुआ, आप इसके बारे में भी जरूर यहां पर फील करेंगे अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अगर ये चीज फील करना हो तो आपको बोलना होगा कि थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे खुद से चलने की कोशिश करनी है. तब आप देखोगे कि आपको कितनी मुश्किल होती है जब आप अपनी आंखें बंद करके चलते हो. तो इतनी ही मुश्किलों का सामना एक अंधे व्यक्ति को करना होता है जब वो घर से बाहर निकलते हैं. तो आइए देखते हैं. यू मे हैव सीन ब्लाइंड पर्सन विथ अ वाइट कैन वॉकिंग अलोन द स्ट्रीट. आपने देखा होगा कोई अंधा व्यक्ति जब रोड पर चल रहा होता है, उसके आंखों हाथों में एक व्हाइट कलर की कैन होती है, स्ट्रिक होती है और उसमें एक घंटी बंधी होती है. वो घंटी बजाते हुए सावधान करते हुए चलता है. आपने कभी ऐसे व्यक्ति को चलते हुए देखा है? ब्लाइंड पीपल कैन वॉक अबाउट इन पब्लिक प्लेस फ्रीली विद द हेल्प ऑफ द व्हाइट कैन. ये जो व्हाइट कैन होती है, इस व्हाइट स्टिक की मदद से, इस कैन की मदद से एक अंधा व्यक्ति भरे ट्रैफिक में भी आसानी से चल सकता है. In some buildings, the floor number on lift are written a braille that help a blind person to go any floor they wish without help. आपको पता है, एक ब्लाइंड पर्सन लिफ्ट में जा सकता है. लिफ्ट में जाकर उसे कौन से फ्लोर पर जाना है, 5 नंबर के फ्लोर पर जाना है, 6 नंबर के, 1 नंबर के, 2 नंबर के, वो उस फ्लोर में भी जा सकता है.
और वो लिफ्ट की बटन बराबर दबा सकता है। हर लिफ्ट के बटन के बाद आप देखोगे कि इस तरह के नंबर्स, इस तरह के डॉट दिए होते हैं। कभी इस पैटर्न में ऐसे ऐसे डॉट बने होते हैं। ये जो डॉट है, इस डॉट को कहते हैं ब्रेल लिपि। ये ब्रेल एक तरह की लिपि है, एक तरह की, जैसे हिंदी है, हिंदी को कहा जाता है देवनागरी लिपि। ठीक है, मतलब उसका एक नाम है देवनागरी लिपि, मतलब होता है आ ई, ये देवनागरी लिपि। और ये जो डॉट वाली जो लिपि होती है ना, ये होती है ब्रेल लिपि। ये जो डॉट वाली लिपि जो होती है, ये जो लैंग्वेज होती है, ये जो लिखित भाषा होती है, यह भाषा अंधे लोगों के काम में आती है। वो अपनी उंगली से इन डॉट को फील करते हैं और फील करके समझ जाते हैं कि ये कौन सा अक्षर लिखा है, कौन सा शब्द लिखा हुआ है। और उस शब्द से वो समझ में आ जाता है, बटन के बाजू में रहता है, अरे ये डॉट मतलब यहाँ पे लिखा है 5, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3। वो अपनी उंगलियों से महसूस करके उस वर्ड को पढ़ लेते हैं और वो जो जहां जिस फ्लोर पर जाना चाहते हैं उस बटन को वो दबाकर बराबर उस फ्लोर पर चले जाते हैं। अ ब्लाइंड पर्सन कैन ऑल्सो वोट सीक्रेटली लाइक अदर सिटीजन, बिकम अ ब्रेल साइन ऑन वोटिंग मशीन। जो वोटिंग मशीन होती है उसका ब्रेल साइन भी होता है और एक अंधा व्यक्ति ब्रेल साइन की मदद से वोटिंग भी कर सकता है। इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटी एंड इन सम अदर बिल्डिंग यू मे हैव सीन अ कंक्रीट स्लूप नेक्स्ट टू द स्टेयर। यहां पर देखिए, ये स्टेयर है, ये सीढ़ियां है और इस सीढ़ियों के बाजू में एक कंक्रीट फ्लोर है। या तो ये स्कूलों में होता है या फिर हॉस्पिटल में भी होता है। तो ये सीढ़ियां उनके लिए हैं जो पैदल चल सकते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए, और जो पैदल नहीं चल सकते, जो व्हील चेयर में होते हैं, उनके लिए स्लोप होता है और ये व्हील चेयर की मदद से इस स्लोप से चल सकते हैं। दिस स्लोप इज कॉल्ड रैम्प और इस स्लोप को रैम्प कहते हैं। द रैम्प मेक इट इज पॉसिबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर टू एंटर द बिल्डिंग। और जो लोग व्हील चेयर में होते हैं, उन व्हील चेयर वाले लोगों के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, स्कूल में या हॉस्पिटल में ऐसे पूरे रैंप बनाने पड़ते हैं बिल्डिंग पर, ताकि वो सभी जगह बिल्डिंग में जा सके। सम बिल्डिंग आल्सो हैव स्पेशल टॉयलेट्स फॉर पीपल इन व्हील चेयर। जो पीपल व्हील चेयर में होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल टॉयलेट्स भी बनाए जाते हैं बिल्डिंग में। दिस फैसिलिटी एक्सिस्ट so that people with special needs can live their daily life easily। और जब इन लोगों के लिए, जो स्पेशल नीड वाले पर्सन के लिए जब सारी फैसिलिटीज बनाई जाती है, तो वो अपनी लाइफ आसानी से सभी जगह, इन सभी बिल्डिंग्स में आसानी से अपनी डेली लाइफ जी सकते हैं। हाउएवर दिस फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। पर कई बार होता है कि ये सारी फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं होती। वी मस्ट ट्रीट पीपल विथ अ स्पेशल नीड विथ केयर whether the facilities exist in people place or not। तो फैसिलिटी पब्लिक प्लेस में हो या ना हो, पर अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें स्पेशल नीड की जरूरत है, तो आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। ब्लाइंड पीपल कैन रीड एंड राइट बाय यूजिंग देयर सेंस ऑफ टच। जो अंधे लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो अपने सेंस ऑफ टच की मदद से ब्रेल लिपि को छू कर पढ़ते हैं और छू कर उसे पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और वो लिख भी सकते हैं। दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड ब्रेल और इस सिस्टम को ब्रेल कहा जाता है। ब्रेल कैरेक्टर्स मेक यूज ऑफ रेज डॉट्स क्रिएट ऑन पेपर। जो ब्रेल कैरेक्टर होते हैं वो पेपर पर डॉट के माध्यम से ऐसे उभरे हुए लिखे जाते हैं, जिसको फील किया जाता है। हम हमारे अक्षर को पढ़ सकते हैं और जो अंधे लोग होते हैं वो अपने अक्षर को फील कहते हैं, महसूस करते हैं, और महसूस करके वो उसे पढ़ते हैं। ईच कैरेक्टर हैज अ फिक्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स। हर एक कैरेक्टर के लिए फिक्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है। इतने डॉट मतलब ये शब्द, 2 डॉट मतलब ये शब्द, 3 डॉट मतलब ये शब्द, 4 डॉट मतलब ये शब्द। 4 डॉट का 4 डॉट अगर लाइन से है तो इसका अलग मतलब होगा, 4 डॉट अगर ऐसे है तो इसका अलग मतलब होगा, 4 डॉट अगर ऐसे है तो इसका अलग मतलब होगा। समझ में आया? अगर एक डॉट है तो उसका अलग मतलब होगा, अगर 2 डॉट है तो उसका मतलब अलग होगा। अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड द पेपर बाय फिलिंग दीज रेज डॉट। ये जो डॉट है, इस डॉट को छूकर एक अंधा व्यक्ति पूरे पेपर को पढ़ सकता है। हाउ एवर ऑल ऑफ द बुक्स रिटर्न इन ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट आर नॉट अवेलेबल इन ब्रेल। जो ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट होती है, ऑल द बुक
written in ordinary script are not available in braille. जितनी भी बुक होती है जो ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट में होती है वो सारी की सारी बुक ब्रेल लिपि में नहीं होती. ब्लाइंड पर्सन कैन लिसन टू स्टोरी इफ दे आर रीड आउट. जो ब्लाइंड लोग होते हैं अगर वो लिख नहीं सकते या फिर देखकर पढ़ नहीं सकते तो वो सुन तो सकते हैं. आप उन्हें स्टोरी सुना भी सकते हैं, पढ़कर दिखा भी सकते हैं. देखो यहाँ पर ब्लाइंड पर्सन है और ये उनकी जो सिस्टर है ये उन्हें हेल्प कर रही है या उनकी फ्रेंड है उन्हें हेल्प कर रही है उनको बुक पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए. यहाँ पर देखो ये व्यक्ति चल नहीं सकता अच्छे से व्हील चेयर में, फिर भी ये आपके साथ खेल तो सकता है. आप इस तरह के गेम उनके साथ खेल सकते हैं, है ना. आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. ट्राई दिस. राइट योर नेम यूजिंग अ ब्रेल कैरेक्टर गिवन बिलो. यहां पर देखिए बेल कैरेक्टर दिए हुए हैं और इन बेल कैरेक्टर की मदद से आप अपना नाम लिख सकते हैं. टेल अस योर फ्रेंड नेम यूजिंग द साइन इन अ साइन लैंग्वेज. आप साइन लैंग्वेज से अपने नाम लिख सकते हैं. आइए एक नाम लिखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे कि एक नाम लिखते हैं हम अंश, ANSH. इस अंश को हम क्या करेंगे ब्रेल लिपि में लिखेंगे. तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, ये ए. एन कहा है भाई, एन 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 इस तरह के डॉट है. तो देखो ए, ठीक है, ये हो गया, ये ए, ये एन और फिर एस. एस इस तरह के डॉट है. देखिए ये एक डॉट है, ठीक है, उसके बाद ये एक डॉट है और ये एक डॉट है. एस और एच. एच देखिए ये 3 डॉट में बना हुआ है, 1 2 3. तो यहां पर लिखा हुआ है ANSH अंश. तो ये ब्रेल लिपि में अंश का नाम इस तरह से लिखा जाएगा. तो आप भी ब्रेल लिपि की मदद से अपना नाम लिख सकते हैं. समझ में आया. यहां पर देखिए ये पूरा ब्रेल लिपि का पैटर्न है. जो सर्कल खाली है उसको हमें नहीं लिखना है, जो सर्कल ज्यादा डार्क है हमें बस वही बताने हैं. समझ में आया बच्चों. तो आप इस तरह से अपना नाम लिख सकते हैं. ब्रेल नंबर्स. हैश के लिए देखो इस तरह का डॉट, 0 के लिए 3, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए ये ऊपर के डॉट, 4 के लिए ये ऐसे डॉट, 5 के लिए ये ऐसे डॉट, 6 के लिए ये ऐसे डॉट, 7 के लिए ये 4 डॉट, 8 के लिए ये इस तरह के 3 डॉट और 9 के लिए ये वाले 2 डॉट. ओके, ये है लिटरेसी कोड. इस तरह से ये जो कोड है इस कोड से बच्चे पढ़ सकते हैं. इसे कहते हैं ब्रेल लिपि. और देखिए जो बच्चे सुन नहीं सकते, देखिए बच्चों जो बच्चा सुन नहीं सकता वो जिंदगी में कभी बोल नहीं सकता. इस बात को हमेशा ध्यान में रखना. देखिए आपकी जुबान अच्छी है, एकदम परफेक्ट है, आपके जीभ में जबान में कोई तकलीफ नहीं है, पर आपने कभी सुना नहीं तो आप उसे बोल नहीं सकते. आप लैंग्वेज सीखते कैसे हो, आप बोलना सीखते कैसे हो, पहले आप सुनते हो, सुनने के बाद समझते हो उसे क्या बोला जाता है, फिर आप बोलते हो. तो जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो कभी बोल भी नहीं सकता. तो जिसके कानों में प्रॉब्लम होगा, जो कभी नहीं सुन सकता वो जिंदगी में कभी बोल भी नहीं सकता. ठीक है. तो ना सुनने वाले को 2 प्रॉब्लम होती है, वो गूंगा भी हो जाता है और बहरा भी हो जाता है. और जो गूंगे होते, जो बोल नहीं सकते, वो सुन जरूर सकते पर वो बोल नहीं सकते, है ना. तो 2 तरह के लोग होते हैं और इन 2 तरह के लोगों के लिए ये साइन लैंग्वेज बनाई जाती है. इस साइन लैंग्वेज के मदद से आप बोल सकते हैं. देखो इसका मतलब होता है ए, ये हाथ का ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है बी, इसका मतलब सी. ओके, फिर ये होता है आपका डी, है ना. उसके बाद ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच, ये हो गया आई, ये जे. ओके, दिस इज अ के. तो इस तरह से साइन लैंग्वेज बनते हैं और जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते वो लोग भी पढ़ सकते हैं. समझ में आया. पीपल हु कैन नॉट हियर यूज साइन लैंग्वेज. जो पीपल सुन नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं. दे आर ऑल्सो टॉट हाउ टू लीप रीड टू फॉलो व्हाट अदर पीपल आर सेइंग. जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, पता है उनको रीड मतलब वो दूसरे लोगों के लिप्स पढ़ सकते हैं. जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं वो मेरे ओठ को देखेंगे और मेरे वो ओठ की जो डिजाइन बनेंगी बोलते समय
हमारे लिप्स कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इन होठ के पैटर्न को देखकर वो जान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। दैट इज अ लिप्स रीड कहा जाता है उसे। सो दे कैन फॉलो अदर पीपल्स स्पीच, और वो दूसरे लोगों की स्पीच को फॉलो कर सकते हैं और समझ सकते हैं इफ दे स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। पर उसके लिए क्या करना होगा, जो लिप्स रीड करते हैं, लिप्स रीडिंग, आप जैसे मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति या सॉरी कोई व्यक्ति है जो सुन नहीं सकता, ओके, या बोल नहीं सकता, पर वो लिप्स को रीड करके बात को समझ सकता है। तो लिप्स रीडिंग के लिए क्या किया जाता है, सामने वाला व्यक्ति जब बोलेगा तो उसे कहा जाता है कि भाई तू थोड़ा धीरे बोलो। अगर आप फास्ट बोलोगे तो वो आपके लिप्स को रीड नहीं कर पाएंगे, वो धीरे धीरे बोलेंगे तो आपके लिप्स को आराम से रीड कर देंगे। स्पेशल साइन न्यूज प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन फॉर पीपल हु कैन नॉट हियर। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए स्पेशल साइन और ब्रॉडकास्ट न्यूज में चलाए जाते हैं। सुधा चंद्रन इज एन एक्सपर्ट भरतनाट्यम डांसर। सुधा चंद्रन जो है वो भरतनाट्यम डांस में बहुत एक्सपर्ट है। शी लॉस्ट अ लेग इन अ एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट हुआ और उसे उसका पैर खोना पड़ा, उसका पैर काट के निकाल दिया गया। हाउ एवर इवन विद द आर्टिफिशियल लैग, अब उसको आर्टिफिशियल लैग मिला है। शी कंटिन्यू टू डांस एंड एक्ट विद अ ग्रेट डिटर्मिनेशन। वो अभी भी डांस करती है और बड़े साहस के साथ, बड़े डिटर्मिनेशन के साथ वो डांस करती है और बहुत अच्छा डांस करती है। रविंद्र जैन इज अ ब्लाइंड। रविंद्र जैन ब्लाइंड है, अंधा है, वो देख नहीं सकता। ही हैज कंपोज्ड म्यूजिक फॉर मेनी मूवी एंड टेलीविजन प्रोग्राम। फिर भी वो देख नहीं सकते, फिर भी उन्होंने बहुत सारे टेलीविजन प्रोग्राम के लिए म्यूजिक बनाए हैं और प्रोग्राम को कंपोज किया है। ही हैज ऑल्सो रिसीव मेनी अवार्ड फॉर हिज म्यूजिक, और उन्होंने अपनी म्यूजिक के लिए बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है। जो लोग देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या जिनका पैर कट गया है, फिर भी वो अपनी स्किल को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। शार्थ गायकवाड़ इज डिसेबल्ड इन वन हैंड। शार्थ गायकवाड़ एक हाथ से डिसेबल है, वो एक हाथ से काम नहीं कर सकता। हाउ एवर ही हैज मेड द कंट्री फेमस वर्ल्ड वाइड इन स्विमिंग कॉम्पिटिशन। हाउ एवर ही हैड मेड द कंट्री, और फिर भी however he had made the country famous worldwide swimming competition। वो एक हाथ से काम नहीं कर सकते, एक हाथ उनका डिसेबल है, फिर भी वो फेमस वर्ल्ड वाइड कंपटीशन में स्विमिंग करते हैं और विनर भी है। तो देखिए, अगर ये लोग इतना अच्छे से कर सकते हैं, जिसका पैर नहीं है वो डांस कर सकता है, जिसका हाथ नहीं है वो चैंपियनशिप में जाकर तैर सकता है, जिसके आंखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकता, वो म्यूजिक कंपोज कर सकता है, तो हम जो दोनों पैर दोनों हाथों से, माइंड से और दोनों आंखों से, पूरे शरीर से अगर स्वस्थ है तो हम क्या नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो हैंडीकैप है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते या चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को अगर मदद की जाए तो ये भी अपने स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो जरूर बहुत लंबा हुआ है, ये लेसन काफी बड़ा था इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, पर आपको ये लेसन जरूर समझ में आ गया होगा और इस लेसन से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें जो स्पेशल नीडेड पर्सन होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ अगले वीडियो में, जिसमें हम समझाएंगे आपको अगले लेसन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो और मेरे बाकी जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर दो। सो बाय बाय।